Now the energy of electron in nth ऑर्बिट, यानी कोई भी एलिमेंट का एटम लिया हमने, तो उस एटम में जो भी ऑर्बिट्स रहेंगी, तो किसी एक आध ऑर्बिट में 10th ऑर्बिट 11th ऑर्बिट कोई भी हो, उस ऑर्बिट में घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी उसका फॉर्मूला देख चुके। दैट फॉर्मूला वाज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन while revolving in nth orbit was written as En, n for nth, equals to minus m z square e to the power 4 divided by 8 times epsilon 0 square h square into 1 by n square, or simply n square here. This was the formula for the energy. अब इस फॉर्मूले में निगेटिव साइन क्या शो करता होगा? तो निगेटिव साइन कहां से आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव बना था। याद आ रहा होगा तुमको कि पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाले और पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई थी? निगेटिव। किसकी थी वो? इलेक्ट्रॉन की। क्यों निगेटिव बन गई? इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज था और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव बन गई थी। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण निगेटिव बन गई थी। तो नेचुरली फिर यहां निगेटिव साइन क्या शो कर रहा कि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा, अट्रैक्ट करके रखा, ये शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन देखो अभी। फर्स्ट कंक्लूजन, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्या शो कर रहा? इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस विथ दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी आती होंगी, तो उतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसको बांध कर रखा है उस इलेक्ट्रॉन को। अब अज्यूम करो कि जैसे मान लीजिए अपने एक स्ट्रिंग लिए, रस्सी, और उसका एक एंड अपने हाथ में और दूसरा एंड है एक पत्थर को बांध लिए और पत्थर को घुमा लिए, तो पत्थर को कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी। अच्छा, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो ये ग्रिल, उस ग्रिल को एक रस्सी बांध लिया और रस्सी का दूसरा एंड एक डस्टर को बांध लिया मैंने, क्लीन करने वाला डस्टर। अब वो डस्टर, वो रस्सी यहां तक यहां रही है, इधर तक। अब मैं इसको पूछना चाहता हूं, तो मुझे वो डस्टर की नॉट, मतलब रस्सी की नॉट निकालनी पड़ेगी, तब कोई वो डस्टर आएगा। लेकिन अज्यूम करो कि वो डस्टर, मतलब नॉट निकल ही नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा? जितने स्ट्रेंथ उस रस्सी में है, जितनी एनर्जी से उसने बांध कर रखा, तो उतनी एनर्जी मैं अगर उसको दूं तो रस्सी टूट जाएगी और वो फ्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, जितनी एनर्जी से उसने बांध कर रखा है, उतनी ही कम से कम एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ेगी, तब कहीं वो फ्री हो जाएगा। तो सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस ने, यानी जैसे मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है। कितने एनर्जी से? तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो भी एनर्जी आती होंगी, सपोज इट कम्स टू बी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का स्मॉलर यूनिट।
तो ये कैलकुलेशन अगर मान दीजिए माइनस ये माइनस है इसलिए, और ये पूरा कैलकुलेशन 3.2 आया, इसका मतलब क्या होगा कि -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी से उस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है। डोंट से बाय -3.2। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? बाउंड करके रखा है, बांध कर रखा है। कितनी एनर्जी से? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू नो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रिक मतलब एटॉमिक लेवल पर एनर्जी अगर गिनना है तो वो लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो समझो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक लेवल की ही, तो समझो ये एनर्जी आती है 3.2, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन m की वैल्यू, z की वैल्यू, e की वैल्यू, सारी वैल्यू रखने के बाद अगर कैलकुलेशन आता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये नेगेटिव साइन जैसे थे। तो फिर यहाँ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, मतलब don't say that it is bounded, that electron is bounded to the nucleus by -3.2 electron volt, ऐसा नहीं बोलना है। It is bounded to the nucleus with 3.2 electron volt, माइनस नहीं, माइनस साइन शो कर रहा कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है करके। तो कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब अभी क्या एग्जांपल दिया था मैंने डस्टर का, अगर जितनी एनर्जी से उस रस्सी ने, उसके रस्सी का स्ट्रेंथ है, उतनी एनर्जी से उसने बांध कर रखा डस्टर को, मुझे फ्री करना है तो उतना स्ट्रेंथ देना पड़ेगा और रस्सी तोड़ना पड़ेगा, तब कहीं वो डस्टर फ्री हो जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने जितनी एनर्जी से बांध कर रखा है उतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, मिनिमम, कम से कम कितनी? 3.2, ताकि फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। अब रहेगा नहीं, घूमते हुए नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? फ्री। तो दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड will be called as binding energy, very similar to that of the satellite revolving around the earth। तुमको याद आ रहा होगा कि वहां भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई थी, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई थी और जिसके कारण टोटल एनर्जी निगेटिव आई थी। तो वहां भी हमने निगेटिव साइन का मतलब बताया था कि उस सैटेलाइट को अर्थ ने बांध कर रखा है और ट्रैक करके रखा है उतनी एनर्जी से, और मिनिमम वही एनर्जी अगर दे देते तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा? फ्री। तो वेरी सिमिलर टू दैट, in this case electron is bonded to the nucleus with this much amount of energy. If we give this much energy, then electron will get free, and that will be called that minimum, तो कम से कम इतनी देनी पड़ेगी। This minimum energy will be called as binding energy of this electron। तो इसीलिए अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो भी ये कैलकुलेशन आया वही एनर्जी, तो वो कैलकुलेशन है m z स्क्वायर a to the power 4 डिवाइड बाय 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ये कंप्लीट, दिस विल बिकम द बाइंडिंग एनर्जी प्लस total energy was minus, but this value, this energy will be plus binding energy। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक आध एटम का, पहले एटम तो स्टेबल था, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे थे उतने ही नंबर के प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर थे, और एक प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। समझो, ऑक्सीजन गैस की बात की है, ऑक्सीजन एटम की बात की है, 8 प्रोटॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज 8 प्रोटॉन के ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। लेकिन बाय द वे, अगर एक आध इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने बांध कर रखा वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी हमने दे दी है। हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, सॉरी ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं मैं, वह 6 इलेक्ट्रॉन्स जो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहे थे, फर्स्ट एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक
तो उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन समझो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी से बांध कर रखा न्यूक्लियस ने। अब समझो उतनी एनर्जी हमने उस एक इलेक्ट्रॉन को दे दी है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री। तो इलेक्ट्रॉन वो निकल जाएगा, न्यूक्लियस से अब बंधा नहीं रहेगा, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे शायद, तो वो एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बचा हुआ एटम जो है रेस्ट, उसमें क्या क्या बचा? तो न्यूक्लियस के अंदर अभी भी 8 प्रोटॉन्स है, और घूमने वाले अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे? तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो चेंज नहीं हुए, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। तो अब क्या हुआ? न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण पूरे एटम के ऊपर एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले वो एटम न्यूट्रल था, अभी एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब वो क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिए तो वो आयन हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी यानी आप हमने बोले बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन उसी को दूसरा नाम दिया जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूट्रल का आयन बनाने के लिए लगने वाली एनर्जी, तो दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो। The same thing, मतलब तो लास्टली वी हैव गॉट द पॉइंट दैट टोटल एनर्जी के रिलेशन में जो निगेटिव साइन आता है वो क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है न्यूक्लियस ने। कितनी एनर्जी से? तो निगेटिव साइन को अभी भूल जाओ, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? बाउंडेड है। तो कितनी एनर्जी से? तो बची हुई ये ही एनर्जी से, बची हुई नहीं बल्कि ये फॉर्मूला यूज करके जो भी कैलकुलेशन होगा इतने पार्ट से, वो एनर्जी से, फिर मिनिमम इतनी एनर्जी अगर दे दिए तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी लगेगी उसको फ्री करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद फिर क्या बचा? आयन। तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड एज दिस मच, नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड पॉइंट, या और एक बात पता चलती है, ये यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो अब सोचो n की वैल्यू 1 और n स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू जो बची हुई रेस्ट ऑफ दी वैल्यू है उसका कैलकुलेशन, और n की वैल्यू अगर सेकंड ऑर्बिट लेते तो n की वैल्यू 2 होगी, तो 4 से डिवाइड करेंगे। थर्ड ऑर्बिट लेते तो n की वैल्यू 3 होगी, 3 स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को। कौन से नंबर को? इतने पार्ट में, इतने पार्ट में जो वैल्यू रहेगी उसको n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। समझो इतने पार्ट की वैल्यू समथिंग 11.5 आती है, ये इतने पार्ट की वैल्यू, तो ये होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस तो है ही, और ये कैलकुलेशन 11.5 डिवाइड बाय n स्क्वायर समझो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी E1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, मतलब ये जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इक्वल्स टू सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 11.5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ, ये थी 11.5, अब ये 11.5 डिवाइड बाय 4 हो गई, यानी वैल्यू माइनस से 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 385 से। ये थी माइनस 11.5, ये आई माइनस 2.385,
तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी अगर बोलते हैं E3 इक्वल्स टू, तो माइनस 11.5, क्या कहा था मैंने, एक बार फिर से बताता हूं। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो टर्म है इतना, इसकी वैल्यू समझो, ये कैलकुलेशन की है, ये माइनस साइन जैसे थे लिखता हूं मैं, ई एन का वैल्यू माइनस जैसे थे, और ये टर्म यम जेड स्क्वायर ए टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, इनका ही कैलकुलेशन समझो, इट कम्स टू बी माइनस दैट 11.5 आया डिवाइड बाय एन स्क्वायर होगा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, कोई भी एटम के लिए, तो ये होगी एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब इसमें देखो, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बोलता हूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मतलब E1 कितनी होगी, माइनस 11.5 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, मतलब 1, सो इट विल बी माइनस 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 इक्वल्स टू माइनस 11.5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रखे, 2 स्क्वायर comes to be 4, so that value comes to be minus 2.385 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लेते हैं, E3 माइनस 11.5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर that becomes 9 माइनस 1.2 समथिंग, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या पता चल रहा है यार, ये है माइनस 11.5, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर है तो, सेकंड ऑर्बिट में अगर है तो माइनस 2.385, यानी इसके कंपैरिजन में ये एनर्जी क्या होगी, रिमेंबर माइनस है, तो ये माइनस 11.5 यानी छोटी नंबर, और ये बड़ी नंबर माइनस है, ये उससे भी बड़ी नंबर, इसका मतलब एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ते गई तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे कम, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी मानी जाएगी सबसे कम, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा, थर्ड ऑर्बिट में इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सो व्हाट यू कैन से एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस, और energy goes on increasing with value of n, इसका मतलब as you go on increasing the value of n, energy will also go on increasing, ये सेकंड पॉइंट, क्यों, यानी एक्चुअली वो लेस निगेटिव बनते जा रही, माइनस 11.5 माइनस 2.385 माइनस 1.5 एंड सो ऑन, तो वो नंबर भले तुमको लगता होगा 11.5 2.1 पॉइंट, लेकिन वो निगेटिव है, ध्यान में रखो, तो इसलिए इस तरह से कहा जाएगा कि एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। थर्ड, और एक बात होगी, जरा देखो, अभी इसमें एक काम करता हूं मैं, यम e to the power 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, इन सबकी वैल्यू रख देता हूं, इसकी वैल्यू En इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to power minus 31, जेड की वैल्यू कोई भी एटम के लिए कैसी भी हो सकती है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to power minus 19 coulomb and its power 4, then 8 volt divided by 8 epsilon 0 8.85 into 10 to the power minus 12 whole square h square
6.63 into 10 power minus 34 and square. Put all these values. बचा कौन आप? Z square डिवाइड बाय n स्क्वायर. लेकिन ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स है. इसका कैलकुलेशन जो भी आता है तो वो वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करने के बाद. जेड की वैल्यू मैंने बता रहा हूं कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, मतलब कौन से एटम की बात करें, ये नहीं एटॉमिक नंबर. एन की वैल्यू कोई भी ऑर्बिट, मतलब किसी एक आध एलिमेंट के एटम की बात करेंगे और कोई भी एक आध ऑर्बिट, उस एटम के कोई भी एक ऑर्बिट की बात करेंगे. ठीक है. लेकिन ये कैलकुलेशन इट कम्स टू जो भी करेंगे तो वो आएगी जूल में, बिकॉज इट इज नथिंग बट एनर्जी. और ये सारी वैल्यूज अपन ने एसआई में रखे तो नेचुरली आने वाले कैलकुलेशन क्या आएगा? जूल में. क्योंकि जेड उसका तो कोई यूनिट नहीं, एटॉमिक नंबर है, और एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसका भी यूनिट नहीं, तो इनका कोई यूनिट नहीं है. तो फिर ये वैल्यू का यूनिट क्या आएगा? जूल. जो भी कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा. जानबूझकर, यानी ये जो भी कैलकुलेशन आया उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैं डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो दैट वैल्यू कम्स टू बी, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यू कैन डू इट एट होम योरसेल्फ, बट आफ्टर once again I am repeating, if we calculate all these values, suppose it comes to be something x, calculation of this x into z square divided by n square, so this will be joule. इसको डिवाइड करता हूं मैं 1.6 into 10⁻⁻19, तो instead become joule, it will become electron volt. And after dividing by this 1.6 into 10⁻⁻19 to this x means this value, the value comes to be minus as it is 13.6. How much? 13.6 it comes to be into z square divided by n square. In electron volt. So this is the general formula that you have to remember. Energy of the electron in nth orbit for any atom. अब पर्टिकुलरली बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम की. फॉर हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट एटम 4 पॉइंट. हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1. फिर वही बात, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तुमको लगेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट, चलो मान लेते फॉर फर्स्ट ऑर्बिट then energy of electron in first orbit. Therefore हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, सिर्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट इन द सेंस एन की वैल्यू क्या ली जाएगी? 1. तो पुट द वैल्यू ऑफ z equals to 1, n equals to 1 in this equation. So energy will be given by E1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यानी फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1. So it will be naturally minus 13.6
into 1 square divided by 1 square, that is nothing but minus 13.6 directly. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बोलते हैं E2। अब फिर से प्रॉब्लम वही, सेकंड ऑर्बिट रहेगी नहीं ऐसा लगेगा तुमको। अब ये बात क्लियर होगी। अब बताओ मुझे, हाइड्रोजन एटम में पहला एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, तुमको भी मालूम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए उसको कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बांध कर रखा, जैसे ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का और ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बांध, ये टोटल एनर्जी कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, बोलो, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, इतनी एनर्जी से इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है। कितनी एनर्जी से, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, डोंट से -13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बांध कर रखा है। तुम मिनिमम अगर उतनी एनर्जी दे दे, कम से कम 13.6 और एडिशनल दे दे इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सीधा चला जाएगा, हो गया फ्री। कैसी देंगे वो एनर्जी, वो बाद वाली बात, लेकिन अगर इतनी दे, कम से कम, इससे ज्यादा दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन कम से कम अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो फिर फ्री हो जाएगा। लेकिन 13.6 से अगर कम दिए तो क्या होगा, अब सोचो। यानी पहले उसकी एनर्जी -13.6 और तुमने एनर्जी दिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 दिए नहीं। बाय द वे 13.6 अगर देते तो टोटल एनर्जी क्या होगी, 0। -13.6 उसकी टोटल एनर्जी थी पहले, तो वो उतने एनर्जी से बांध कर रखा, हमने एडिशनल दिया उसको 13.6, तो अब इलेक्ट्रॉन की कुल मिलाकर एनर्जी, रिजल्टेंट एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रुकेगा, एनर्जी 0 हो गई, मतलब अभी उसको बांध कर नहीं रखा, अभी वो चाहे तो वो कहीं से भी हो सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं उसके ऊपर। नहीं तो तुमको लगेगा 0 एनर्जी हो गई तो अब वो कहाँ जाने वाला है, वो तो मर गया, नहीं, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। इट इज नो मोर द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, सो इट इज लाइकली टू बी फ्री। इसीलिए बोलते हैं हम कि उसको फ्री करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी लगती है, 13.6, ताकि कुल मिलाकर उतनी एनर्जी देने के बाद टोटल एनर्जी क्या होगी उसकी, 0 हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अज्यूम्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट एटम। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर 13.6 न देते हुए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब बची कितनी, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी भी नेगेटिव साइन है। तो अब ये क्या शो कर रहा, अभी भी उस न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी से बांध कर रखा है, अभी नहीं जा पाएगा। कब, जब हमने 13.6 से थोड़ी कम एनर्जी दिए तो कहने का मतलब, अभी एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस का बलून तुमने देखे नहीं क्या, जब वो जत्रा में वगैरह जाते हैं, बलून में एयर भर के देते और वो बलून छोड़ दिए तो ऊपर ऊपर जाते, वो ऊपर जाने वाला बलून यानी कौन सा है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ। अब उस बलून को पकड़ कर लाए और उस गैस के अंदर रहने वाली एयर को हमने कुकर में डाल दिए और उसको हॉट कर दिए, गर्म कर दिए कुकर को, तो हाइड्रोजन गैस को क्या मिल जाएगी, एनर्जी। गैस को एनर्जी मिलेगी मतलब गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, मतलब कि मॉलिक्यूल के दोनों एटम को एनर्जी मिलेगी, मतलब एटम में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। लेकिन हमने थोड़ी सी हीट कम दी है ताकि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई, थोड़ा कम गैस लगा है, तो फिर वो उसका हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इट विल नॉट गेट फ्री, मतलब वो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, बल्कि क्या जाएगा, क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में,
अब देखते हैं ये कैलकुलेशन। चलो एक बात बताओ, ये बात क्लियर हो जाएगी तुमको। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी देखो, अज्यूम करो सेकंड ऑर्बिट अवेलेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या करेंगे, जेड की वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम और एन की वैल्यू 2, -13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, -13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करो, -3. ओके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी सेकंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहेगी, T3 इक्वल्स टू -13.6 divided by 3 square, 3 square 9, so that comes to be -1.5 electron volt. Similarly 10th orbit directly मैं लेता हूँ, T10 equals to -13.6 divided by 10 square, 10 square यानी 100, इसको 100 से डिवाइड किए आसानी से, -0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए उसकी एनर्जी देखो -13.6, सेकंड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व होना है तो ये एनर्जी रहेगी, थर्ड ऑर्बिट में तो व्हाट डज -13.6 के कंपैरिजन में -3.4 ज्यादा है, क्यों, माइनस है इसलिए, उससे भी ज्यादा है -1.5 और उससे भी ज्यादा है ये, that's why we say that as you go on increasing the principal quantum number, that is the number of orbit, then the energy will go on increasing, ये बोल। चलो अब इनमें से मिनिमम एनर्जी कौन सी हो गई, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिनिमम एनर्जी है, कौन सी ऑर्बिट में होती हुई, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो नॉर्मल स्टेट में है कहा जाता है, मीन्स दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम रहेगी तो उस वक्त एटम यानी इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रिवॉल्व हो रहा ऐसा कहा जाएगा, मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा ये कहेंगे, एंड एटम विल बी सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, एटम, एंड जब उस एटम का वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, जब उस हाइड्रोजन एटम का वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेगा और फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम से कम है, मिनिमम एनर्जी है, तो तब वो इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी की स्टेट में है, तो एटम, जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन है वो एटम ग्राउंड स्टेट में है ऐसा कहा जाएगा, एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है ये कहेंगे, या नॉर्मल स्टेट में है, और ये नॉर्मल स्टेट में, यानी ऐसा हुआ कि इन जनरल हमने उस हाइड्रोजन गैस को जो कुकर में भरा था उस हाइड्रोजन गैस को कुछ हीट सप्लाई नहीं किए, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ऐसे हालत में हर एक इलेक्ट्रॉन, उस एटम का हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा, तो तब हर एक एटम ग्राउंड स्टेट में है ऐसा कहेंगे, नॉर्मल स्टेट में है ऐसा कहा जाएगा, गॉट दिस पॉइंट। चलो आगे, लेकिन बाद में सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या, अब जरा देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेता हूं मैं, -3.4 -13.6, दैट कम्स टू 10.2। एक काम करता हूं मैं, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए उसकी एनर्जी इतनी थी, मैंने उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 13.6 दिया ही नहीं,
फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी से उस न्यूक्लियस ने बांध कर रखा है उसको। मैंने इसको एनर्जी 13.6 नहीं दिया होता तो निकल जाएगा, लेकिन मैंने एनर्जी दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एडिशनली, एक्सटर्नल एनर्जी दी है। फिर वही बात, एक्सटर्नल एनर्जी देना मतलब कोई भी वजह से, जैसे अभी बार बार बता रहा हूं, गैस के ऊपर जो कुकर रखा है, कुकर में हाइड्रोजन गैस, तो एटम की एनर्जी, यानी कुकर मतलब गैस शुरू करने के बाद उसको हीट मिल गई, तो एटम को एनर्जी मिल गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम को एनर्जी मतलब एटम में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई इतनी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्सटर्नल दी हुई एनर्जी है, और उसकी एनर्जी पहले कितनी थी? -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए। तो अब टोटल एनर्जी क्या हो गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होते हुए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी थी, और वो रिवॉल्व हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में उसको हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है एडिशनल, तो उसकी एनर्जी बनेगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 13.6 से ज्यादा या कम? ज्यादा। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और वो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, इसलिए तब वो इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा। नाइदर द इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री, क्योंकि एनर्जी 13.6 दिया है नहीं उसको, दैट्स व्हाई इट विल नॉट गेट फ्री। It will not revolve in the first orbit because its energy is now -3.4 electron volt। कुल मिलाकर 10.2 दिए और -13.6 पहले थी, तो रिजल्टेंट कितनी आ गई? उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? -3.4। और लेकिन -3.4 एनर्जी कौन से ऑर्बिट में रहते हुए होती है? सेकंड ऑर्बिट में। इसका मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, मतलब जब उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जब उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तब वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। इसका मतलब उसको सेकंड ऑर्बिट रहेगी। मुझे पता नहीं कि वो परमानेंटली उसमें रिवॉल्व होते रहेगा या नहीं, लेकिन जब तक उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सटर्नली मिलते जाएगी, तो तब तक वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेगा, और इस ऑर्बिट में घूमते हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रबल नहीं। लेकिन तब वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में घूम रहा है, तो तब वो एटम अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में है, ऐसा कहा जाता है। एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। क्यों कहना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर दिया एनर्जी देकर, ताकि वो वहां अपनी नॉर्मल केस में न रहते हुए ऊपर चला गया, भड़का लिए उसको, तो फिर एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ऐसा कहा जाएगा। और ये तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? यानी पहली बार एक्साइट, तो उसके सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए लगने वाली एनर्जी कितनी होगी? 10.2। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाय द वे एनर्जी उसको हमने 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, माइनस स्टिल आई एम नॉट गिविंग द एनर्जी 13.6। तो अभी दिए एनर्जी -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थी पहले उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में घूमते हुए, और ये है एडिशनल एनर्जी, थोड़ा सा गैस बढ़ा दिए, तो ये एडिशनल एनर्जी 10.2 की जगह पे अब 12.1 हो गई।
तो टोटल एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेकिन -1.5 इस फार्मूले के अनुसार -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भाई थर्ड ऑर्बिट में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा? थर्ड ऑर्बिट में। ये थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा, इसकी और घूमते हुए एनर्जी क्या रहेगी? -1.5 वोल्ट। वहां भेजने के लिए उसको ग्राउंड स्टेट से कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि कुल मिलाकर एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई? -1.5। और इतनी कुल टोटल एनर्जी होते हुए वो कौन से ऑर्बिट में होता है? थर्ड ऑर्बिट में। इसलिए थर्ड ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और तब इस एनर्जी को बोलेंगे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से पहले वाले हायर स्टेट में जाने के लिए लगने वाली एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट हायर यानी सेकंड रहेगी। सेकंड हायर में जाने के लिए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब अगर मान लीजिए 10th ऑर्बिट में जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी सेकंड, तो 9th एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? मतलब कौन सी ऑर्बिट में जाना? देखो, सेकंड ऑर्बिट में जाना है यानी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में जाना है यानी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो 10th ऑर्बिट में जाना है यानी 9th एक्साइटेशन एनर्जी। तो 9th एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, कैसे करोगे तुम? अब ये बताओ मुझे, क्या किए? -13.6 एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के लिए हायर एनर्जी कौन सी है? जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए एनर्जी कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए -13.6। क्या करना? यानी जब तुमको कैलकुलेट करना होगा एक्साइटेशन एनर्जी, तो जो भी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए फर्स्ट एक्साइटेशन, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बिकम प्लस। तो 13.6 minus 3.4, so that comes to be 10.2 electron volt. सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है -1.5। क्यों? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी यानी कहा? थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -1.5। उससे सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, तो माइनस माइनस will become plus 13.6 minus 1.5 it will become, so it will be 12.1. नाइन्थ एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, तो फिर 10th ऑर्बिट की एनर्जी -0.136 माइनस -13.6, तो कैलकुलेट करेंगे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी? तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए लगने वाली एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कौन सी? हाइड्रोजन। मैं ये बात कर रहा हूं केवल हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम की नहीं, तो तुम बोलोगे कि किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट यानी उसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन गैस बोलते हैं तो उसकी सेकंड ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। क्यों? फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 में से एक आध इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे। तो सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा तब वो एटम ग्राउंड स्टेट में माना जाएगा। एटम विल बी इन ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। और उसके बाद सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में अगर लेकर जाना है तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा कहा जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब यह होगा कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो उस एटम का, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद लास्ट यानी वैलेंस ऑर्बिट जो आएगी, वैलेंस ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहेगा तब तक वो एटम ग्राउंड स्टेट में माना जाएगा। और वैलेंस ऑर्बिट के बाद जस्ट आने वाली अलाउड ऑर्बिट जो भी रहेगी पहली, तो उस ऑर्बिट में जाने के लिए लगने वाली एनर्जी, उस ऑर्बिट में भेजने के लिए लगने वाली एनर्जी यानी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मानी जाएगी। क्लियर द पॉइंट्स? सो these values are to be remembered. These are the energies of the electrons in corresponding energies. अब यहां से पता चला होगा तुमको कि सोचो तो कि तुमने अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हुए तुमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न देते हुए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी भी कम दिए तो भी इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं होगा लेकिन फर्स्ट स्टेट में भी रिवॉल्व नहीं होगा क्योंकि हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एनर्जीज ऑफ दोज हायर ऑर्बिट्स एंड दोज स्टेट्स विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ दैट एटम। और एक्साइटेड स्टेट में कैसे लेकर जाना एटम को? तो एटम को एक्सटर्नली एनर्जी देकर, चाहे वो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई के फॉर्म में दे सकते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से दे सकते हैं, या पीट पीट कर उस इलेक्ट्रॉन को भगाया जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी देकर। एनी हाउ इट मस्ट गेट द एनर्जी, कोई भी वजह से दो तुम एनर्जी तो ताकि वो ऊपर चला जाए, देन इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ध्यान में रखो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन फॉरएवर के लिए उस ऑर्बिट में नहीं घूमता, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। नेचुरल टेंडेंसी ये है कि अनस्टेबल स्टेट में नहीं रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, फर्स्ट स्टेट में आना चाहेगा। क्या होगा उससे वो देखते हैं।